चलो आज पूरा हिस्ट्री को है ना देखा जाएगा, जहाँ तक जा सके और आराम से देखने का प्रयास करोगे। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। गेरिबाल्डी जो व्यक्ति है उन्होंने जो कार्य किए उसके बारे में बताना है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि गेरिबाल्डी, ऑप्शन देकर लिखेंगे, डैश देकर लिख देंगे, है ना एग्जाम में। तो इटली के एकीकरण के क्रम में जब इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय क्या हो रहा था कि दक्षिणी इटली यानी दक्षिण के तरफ की जो इटली की रियासतें थी, रियासत का मतलब है कि दक्षिण के इटली के वासी को वहाँ का जो जगह था पूरा, वहाँ का एकीकरण का मतलब होता है एक साथ करना, है ना, या किसी के साथ दुश्मनी है किसी है, या दो देशों को एक करना एकीकरण कहलाता है। तो गेरिबाल्डी का काम क्या था कि इटली के एकीकरण के यानी जब इटली को एकीकरण करना था तो उस क्रम में दक्षिण के इटली जो थे और उस वहाँ की रियासत के एकीकरण का श्रेय जाता है, किसको जाता है? गेरिबाल्डी को जाता है। कहने का मतलब गेरिबाल्डी ने इटली को और वहाँ की दक्षिण की तरफ की इटली को एक किया था, ठीक है। गेरिबाल्डी प्रारंभ से यानी शुरू से ही मैजनी के विचारों का समर्थक था, यानी गेरिबाल्डी जितने भी उसके मैजनी था तो गेरिबाल्डी जो थे वो मैजनी का विचारक समर्थक, यानी कोई भी विचार लेते थे, कोई विमर्श कोई सलाह लेते थे तो किससे लेते थे? मैजनी से लेते थे। किंतु बाद में काबुल से प्रभावित होकर क्या हुआ कि मैजनी से मिले रहे जब तक उससे प्रभावित, फिर क्या हुआ कि काबुल से मिल गए। काबुल से मिल करके उन्होंने क्या किया, बातचीत किया, उसके साथ रहा कुछ दिन तक, ठीक है। उनकी बातों से क्या हुआ, वो प्रभावित हो गए और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गए, ठीक है। उन्होंने उनके साथ सबसे पहले क्या हुआ कि इटली को एकीकरण करने के लिए गेरिबाल्डी ने दक्षिण इटली के जितने भी खानदानी रियासत था, ज़मीन था, ज़्यादा था, सबको एक करने के लिए क्या किया कि वो जो थे शुरू से ही सबसे पहले मैजनी का विचार विमर्श करते थे, कोई भी काम करते थे मैजनी से पूछते थे, ठीक है। मैजनी के समर्थक होने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि काबुल के साथ जिस दिन से मिलने जुलने लग गए, उनसे बात करने लगे, उनसे बात करके राजतंत्र का पक्षधर बन गए, यानी राजों के बारे में। और वो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, ठीक है। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं की सशस्त्र सेना के रूप में सेवा की थी। अगर गेरिबाल्डी के कार्यों के बारे में बताइए इन्होंने क्या किया, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले कार्य में क्या किया कि इटली, पहली वाली इटली और दक्षिण इटली के साथ मिलकर काम किया, ये कार्य हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गेरिबाल्डी मैजनी के साथ भी रहे, है ना। दूसरा कार्य क्या हुआ, पॉइंट देकर लिख सकते हो कि पहला पॉइंट, इन्होंने गेरिबाल्डी ने इटली को दक्षिणी इटली के साथ क्या किया, मिलाया, जोड़ दिया। और दूसरा पॉइंट क्या दोगे कि गेरिबाल्डी प्रारंभ से ही किसके, मैजनी के विचार का समर्थक था। अब बाद में क्या हुआ, वो काबुल के साथ मिल करके उससे प्रभावित हो करके उसके तरफ पक्षधर बन गए, है ना। उसकी बातों को लेने लग गए। पहले मैजनी हर बातों को लेता था, मैजनी जो कहता था उसकी सभी बातों को लेता था। बाद में क्या हुआ, काबुल से मिल करके संवैधानिक राजतंत्र का उसका पक्षधर, उसका पार्टी बन गया। उसके बाद हम जानते हैं कि गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था और उन्होंने क्या किया था, कर्मचारी, वहाँ के कर्मचारी थे और वहाँ के स्वयंसेवक जो थे उस सेना के रूप में, गेरिबाल्डी क्या थे, सेना के रूप में उन लोगों की क्या की, सेवा की, यही कार्य किया। समझ गया आराम से? कोई दिक्कत? चलो नहीं, है ना, आ गया ना समझ में? अगर पूछ लेगा कि गेरिबाल्डी के कार्य को बताए तो सीधा बोलना गेरिबाल्डी जो थे इटली जर्मनी को एक साथ एकीकरण के लिए मिलाए, है ना। उसके बाद क्या किया, मैजनी का विचार ले करके, है ना, मैजनी का विचार लेकर के इटली को एक जगह मिलाए। बाद में उससे क्या हुआ, काबुल के साथ मिल करके, है ना, उनकी बातों को प्रभावित हुआ और राजतंत्र घोषित कर दिया और उनके पक्षधर बन गए, उन्हीं के पक्ष में रह करके क्या हुआ, फिर वहाँ के सेना जो थे, सेना के रूप में वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के स्वयंसेवकों की क्या की, आराम से सेवा की। लिख लोगे, यही काम किया। दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी।
इटली देश और जर्मनी देश को एक करने के लिए ऑस्ट्रिया, है ना, कौन, ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, यानी इटली देश और जर्मनी देश को एक करने के लिए ऑस्ट्रिया देश की क्या भूमिका थी। तो ऑस्ट्रिया देश की क्या भूमिका थी, तो ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी को एकीकरण करने का विरोधी था, है ना। ऑस्ट्रिया क्या था, इटली और जर्मनी का विरोधी था। इटली जो था वेनेशिया और लोम्बार्डी, क्या, वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, ठीक है। इटली क्या किया था कि वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। सेडोवा के युद्ध में जब 1868 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद, ठीक है, किसकी पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, ठीक है, आप समझो। ऑस्ट्रिया कौन, इटली और जर्मनी को एक करने के लिए ऑस्ट्रिया जो था वो विरोधी था। किसका, इटली और जर्मनी का विरोधी था। और वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ये दो देशों में किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का, है ना। ऑस्ट्रिया से लड़ करके इटली और जर्मनी आपस में लड़ करके, ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया जो था ये इन दो देशों पर अधिकार करके रखा था, ठीक है, अधिकार करके रखा था। और सेडोवा का जो युद्ध हुआ था, सेडोवा के युद्ध में क्या हुआ, सेडोवा का युद्ध के साथ कौन था, इटली और जर्मनी था। इटली और जर्मनी मिल करके क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, है ना, हार गई। उसके बाद क्या हुआ, इटली पर से जो भी हक था, ऑस्ट्रिया जो कब्जा कर रखा था, वो समाप्त हो गया, ठीक है, मिल गया, एकीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दूसरा आता है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा उसके सभी मुख्यतः 3 कारण बताएं। यानी 1848 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका कारण बताना, मुख्य रूप से कम 3 कारण, ठीक है, एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन जितना लिए है वो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। तो 1848 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप की आंतरिक और बाह्य नीतियाँ थी। लुई फिलिप नाम का एक व्यक्ति था, उसका जो आंतरिक और बाह्य नीति, उसका जो नीति था, न्याय था, अंदर से आंतरिक यानी अंदर की नीति और बाहर से जो नीति था, जिनके कारण फ्रांस में उसका शासन और लोकप्रिय हो गया। यानी ये जो थे कौन, फिलिप जो थे, कौन थे, फिलिप क्या कहता था, उसका आंतरिक नीति जो था, सबका नीति होता है, उसका अंदर का नीति और बाहर का नीति क्या हुआ था, गड़बड़ था, है ना। वो जो भी कुछ बताते थे उससे सब ना खुश रहते थे, खुश नहीं होते थे, जिसके कारण क्या हुआ, जिनके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया, फ्रांस से उसका शासन हट गया। यानी फिलिप का शासन था, जो फिलिप देश था वो फ्रांस में शासक था, यानी उस समय का राजा फिलिप था, ठीक है। फिलिप तो राजा बन गया, उसकी नीति, उसका कार्यक्रम, जितना भी काम था, उन सब वहाँ फ्रांस के लोगों को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, जिसके कारण किसी को अच्छा नहीं लगा। बाद में क्या हुआ, वो शासन से हटा दिया गया, ये राजा से हटा दिया। मान लो कि किसी प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, प्रधानमंत्री कुछ दिन का, कम से कम कितना, 5 साल तक अगर काम अच्छा नहीं लगेगा तो लास्ट में क्या करेगा, प्रजा क्या करती है, हटा देती है, दूसरा को वोट दे देती है। इसी प्रकार ये जो फिलिप जो था, 1848 की क्रांति जब हुई थी, फ्रांस का जब उस शासक बना, उस शासन से कोई खुश नहीं था, उस शासक से कोई खुश नहीं हो करके उसको क्या कर दिया, हटा दिया। फिर क्या हुआ, 1848 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं था। उस समय जो लड़ाई हुई, क्रांति का मतलब क्या हुआ, लड़ाई। 1848 में जो लड़ाई का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण अभी नहीं है। वहाँ का शासक कौन था, वहाँ का राजा कौन था, फिलिप था। फिलिप जितना भी काम करता था, वहाँ की प्रजा, वहाँ की जो जनता को अच्छा नहीं लगता था, जिसके चलते वहाँ की जनता ना खुश हुई, उससे खुश नहीं है तो उसको क्या कर दिया, हटा दिए, ठीक है। उसके बाद हटाने के बाद क्या हुआ कि केवल जो क्रांति आई थी, जो लड़ाई फ्रांस में हुई थी, वो सिर्फ फ्रांस में ही सीमित नहीं थी, वो अन्य, मान लो कि किसी गांव में बम फटा, थोड़ा मोड़ा अगल बगल का भी दिक्कत होता है, अगल बगल के परेशानी होता है। उसी प्रकार जो फ्रांस में लड़ाई हुई थी, फ्रांस की लड़ाई के चलते जितने भी उसके अगल बगल देश थे, है ना, अगल बगल साइड में जितने भी देश थे, उनको भी थोड़ा सा क्या हुआ, हानि हुआ।
इसलिए कह रहा है कि वो केवल फ्रांस तक, वो लड़ाई जो है केवल फ्रांस तक नहीं थी, नहीं रे, वरन इस क्रांति की चपेट में यूरोप भी आ गया। इसके साइड में जो यूरोप देश था वो भी आ गया। पहला ये कारण हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1848 है ना, 1848 की क्रांतियों के मुख्य कारणों में राजनीतिक, अब कारण क्या था, कारण क्या था, उदारीकरण, ठीक है, वहाँ की उदारीकरण, वहाँ का राष्ट्रवाद, वहाँ का समाजवाद के विचार, इन विचारों ने राजनीतिक परिवर्तन की मांग करने पर मजबूर कर दिया। इन विचारों पर, राजनीतिक कारणों पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, जिसके चलते क्रांतियों का अधिक तत्कालीन कारण अधिक रूप से ज़्यादा दिन नहीं चलने लगा और 1845 से 1847 तक आर्थिक संकट आ गया। यानी वहाँ जैसे मान लो कि किसी देश में तुम्हारा क्रांति, लड़ाई छिड़ रही है, लड़ाई छिड़ी, वहाँ का शासक कौन था, फिलिप था। फिलिप को शासक बनाया गया, वो देश नहीं संभाल पाया, लास्ट में क्या किया, देश तो बर्बाद कर दिया खुद। देश बर्बाद करने के बाद उसको जनता आकर के क्या कर दिया, गुस्सा से उसको क्या कर दिया, हटा दिया। हटा देने के बाद क्या हुआ, तो कुछ ना कुछ गुस्सा होगा उसको भी, तो हटाने देने के बाद जो वहाँ पर लड़ाई हुआ था, दंगा फसाद जितना आया था, तो फ्रांस के साइड में जो यूरोप देश है, यूरोप देश को भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ। यूरोप देश से प्रभावित होने के कारण वहाँ की जो राजनीतिक थी, क्या थी, राजनीति, राष्ट्रवाद और समाज के, राष्ट्रवाद क्या किसे कहते हैं, है ना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, वहाँ के जो अपने राष्ट्र के प्रति यहाँ का प्रेम भावना खत्म कर दिया था। उदारीकरण खत्म, समाज में जो जितना वाद विवाद होता वो भी बेकार हो गया, जिसके चलते क्या हुआ, वहाँ की आर्थिक संकट आ गई। क्या हुआ, अब मान लो कि आपस में, मान लो कोई दुकानदार होता है, दुकानदार अगर ग्राहक से झगड़ा कर देगा तो क्या होगा, दुकानदार जाएगा, दुकानदार के पास ग्राहक जाएगा, नहीं जाएगा। उसी प्रकार क्या हुआ कि वहाँ आर्थिक संकट, यानी रुपया पैसा जो भी परेशानी हुआ, वहाँ संकट आ गई, ठीक है, यही कारण था तुम्हारा। अब हम मोटा मोटी समझो कि 1848 का क्रांति मेन रूप से वहाँ का जो फिलिप नाम का शासक था, ठीक है, जिस समय क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति आई थी, लड़ाई छिड़ी थी, वहाँ का शासक वो कुछ कर नहीं पाया, जिससे वहाँ की जनता, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जनता जो थी उससे ना खुश रहे, खुशी नहीं दी, जिसके चलते उस शासक को क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, ये क्रांति और भी बढ़ गई। बढ़ने के बाद क्या हुआ, लड़ाई बढ़ गई, तो लड़ाई से कुछ बर्बाद हुए, हानि हुई, और उसके साइड में, जस्ट बगल साइड में यूरोप जो देश था, यूरोप जो देश था वो भी सब चपेट में आ गया, थोड़ा सा प्रभाव, इसको भी परेशानी पड़ा। परेशानी पड़ने के बाद क्या हुआ कि उसमें कारण आ गया, क्या, वहाँ की उदारीकरण, वहाँ की उदारीकरण में कारण आ गया राष्ट्रवाद, यानी अपने अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भावना खत्म होने लगा। समाज से मन उठ गया, है ना, समाज के लोगों से मन उठ गया, जिसके चलते वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की क्या थी, हिल गई, परिवर्तन होने लगी, और क्रांतियों का तत्कालीन कारण होने के कारण वहाँ पर आर्थिक मंदी स्टार्ट हो गई। आर्थिक का मतलब क्या, रुपया पैसा सब परेशानी हो गई, यही कारण था। क्वेश्चन अगला आता है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद, पहले साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद, ठीक है, सामाजिक में जितने भी वाद होते हैं, वहाँ की आर्थिक समस्या होती है, वहाँ की व्यवस्था क्या थी, यही बताने के लिए कह रहा है। यानी रूस में हम जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, होने के बाद कुछ स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक के रूप में उभर कर आया था। जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ की जितनी भी थी समाज में उभर कर आई। समाज, रूस में क्रांति हुआ, सबसे बड़ा क्रांति हुआ था, समाज को परेशानी हुई, जहाँ लड़ाई छिड़ेगी वहाँ के समाज को तो कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। और इस व्यवस्था ने क्या किया, इस परेशानी से क्या हुआ, वहाँ की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। क्या हो गया, आर्थिक स्थिति गड़बड़ नहीं होगा। मान लो कि कोई गांव है, गांव एक बार की, उस गांव में कोई बड़का आफत आ जाए, है ना, परेशानी या बाढ़ ही आ जाए, हद से ज़्यादा लेकर चले जाए, तो कितना आर्थिक स्थिति आ जाता है, रुपया पैसा खाना पीना सबसे आर्थिक रूप से परेशानी होती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वे सामाजिक क्षेत्रों में, वहाँ के जो सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीपति थे, कौन पति, पूंजीपति। पूंजीपति का मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े आदमी थे, पूंजी वाले आदमी थे, तथा उस समय पूंजीपति कौन होते थे, ज़्यादातर राजा महाराजा और होते थे, ठीक है। अब अत्यधिक जमीन वाले जो होते थे उन सबको पूंजीपति कहते थे।
और कुलीन वर्ग मतलब क्या हुआ कि छोटे जात के जितने भी वर्ग हुए उससे प्रभावित हुए, यानी उन सबको परेशानी हुई। तो यहाँ समझ में आया कुछ हो? यहाँ समझ में आया। साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसे दी। साम्यवाद एक ऐसी लिखना है कि साम्यवाद में जब बोल्शेविक क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जनता पर दुष्प्रभाव पड़ा। दुष्प्रभाव का मतलब बहुत खराब प्रभाव पड़ा, जिसके चलते वहाँ पर भी क्या हुआ, आर्थिक मंदी आई, है ना। आर्थिक मंदी होने के बाद वहाँ के पूंजीपति आप मान लो पूंजीपति का मतलब क्या हुआ, वहाँ अगर जमीन 10 कट्ठा लगाने के लिए 1 करोड़ लगता है, समझने का बात है, 1 करोड़ लगता है तो वहाँ 2 करोड़ मांगता था। तो वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो, पूंजीपति का मन बढ़ गया। और वहाँ कुलीन वर्ग थे, जो छोटे जात के वर्ग थे, उसको रहने की स्थिति गड़बड़ा गई। वहाँ भोजन खाने की, रुपया पैसा जितनी भी स्थिति वहाँ गड़बड़ा गई, और यही रूप में उभर कर वहाँ पर सामने आया। रूस क्रांति होने के कारण कुलीन वर्ग और पूंजीपति के समय में ऐसी दिक्कत है। अब आता है कि खूनी रविवार क्या है, विस्तारित करें, यानी खूनी रविवार क्या है उसके बारे में बताएं। हम जानते हैं कि खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना में शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोली बरसाई, है ना। खूनी रविवार जब 22 जनवरी 1905 को रूस की जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोली बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की क्या होगी, हजारों लोगों की जान चली गई, है ना, जान गए। यानी खूनी रविवार कहने का मतलब रविवार को, जब रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की सेना का नाम क्या था, जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों, यहाँ के शांतिपूर्ण मजदूर जितने थे शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, काम काज कर रहे थे, तथा उनके बीवी बच्चे थे उनके एक जुलूस पर, ठीक है, वहाँ पर जुलूस निकाला गया था, नारा दे करके निकाला गया था। उन्होंने क्या किया कि शांतिपूर्वक गोली बरसा दी, जिसके कारण क्या हुआ कि हजारों लोगों की जान चली गई। इस दिन चूंकि रविवार था, इस दिन क्या था, रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। किताब में क्या होगा, सेंट पीटर्सबर्ग की सेना जा रही थी, है ना, ऐसे ही कुछ है, पर ऐसे नहीं लिखना है। खूनी रविवार का मतलब जब 22 जनवरी 1905 को रूस की कैसी सेना, जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूर, वहाँ के जो मजदूर थे उनके बीवी बच्चे थे, और बीवी बच्चे के एक जुलूस पर गोली बरसा दी। मतलब बीवी बच्चे जहाँ पर इकट्ठा थे, जहाँ पर मजदूर थे शांतिपूर्वक अपना बातचीत कर रहे थे, जुलूस था वहाँ पर लगा हुआ, और वहाँ पर क्या हुआ कि उनकी सेना में क्या किया, गोली बरसा दी, जिसके कारण क्या हुआ, हजारों लोगों की जान चली गई। और चूंकि इस दिन क्या था, रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, रविवार के दिन यह घटना हुई, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। परेशानी नहीं ना। उसके बाद आता पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक का मतलब हुआ धनी लोग उत्पादन संसाधनों पर अधिकार कर श्रमिकों को शोषण करता है। अब समझो, ऐसी आर्थिक प्रणाली, ऐसी कष्टमय प्रणाली, ऐसे रुपये पैसे के लिए ऐसी परेशानी जिसमें धनिक मतलब अमीर लोग उत्पादन, है ना, अमीर लोग उत्पादन करते हैं, चाहे वो कोई भी सामान खेत पथारी करके, अमीर आदमी साधनों पर, धनिक वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिकार कर श्रमिक का शोषण करते हैं। श्रमिक का मतलब मजदूर। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें अमीर लोग, ठीक है, जिसमें अमीर लोग उनके उत्पादन, किनके उत्पादन, है ना, श्रमिकों का, यानी मजदूरों का जो उत्पादन, जैसे मजदूर जो थे उत्पादन करते थे, क्या, जैसे खेती करते थे, खेती में धान चावल जो भी होता था, है ना, उस पर क्या करते थे, धनी लोग क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे। यही प्रणाली क्या कहलाती है, पूंजीवाद कहलाती है। आया समझ में। पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अमीर लोग श्रमिकों अर्थात मजदूर किसानों पर उनके धन जो उत्पाद के रूप में पाया जाता था उनको कब्जा कर लेता था। यही प्रक्रिया क्या कहलाती थी, पूंजीवाद प्रक्रिया। समझ में आया। यानी अमीर व्यक्ति कौन, अमीर आदमी, यानी पूंजी वाले आदमी मजदूर के धन को क्या करना, कब्जा कर लेना, और बार बार यही प्रक्रिया करना पूंजीवादी प्रणाली कहलाती है। और ऊपर
धन को प्रक्रिया करके शोषण करता था, क्या, जैसे अंग्रेज शोषण करता था। उसके बाद आता है अक्टूबर क्रांति। क्या आता है? अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति क्या है ना? तो यह रूसी गृह युद्ध की प्रारंभिक घटना है। जब रूस में गृह युद्ध हो रहा था, यह अक्टूबर क्रांति वह क्रांति है जब रूस में गृह युद्ध की पहली घटना थी। रूस में जब पहला गृह युद्ध हो रहा था, है ना, कौन युद्ध? गृह युद्ध हो रहा था। उस समय क्या था कि अक्टूबर क्रांति हो रही थी, और अक्टूबर क्रांति को जो है बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं और अक्टूबर विद्रोह के क्रांति भी कहते हैं, जिसे नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व रूस से रोमानोव, क्या, रूस के रोमानोव वंशवादी शासन, रूस के जो रोमानोव व्यक्ति थे वो शासन को उखाड़ फेंक के लिए लेनिन ने किया था। यानी कहने का मतलब रूस का कौन? रूस का वंश, है ना, रूस का जो शासन करने वाला जो वंश था, क्या नाम था उसका? रोमानोव का शासन चल रहा था उस समय। उस समय क्या हुआ कि लेनिन ने क्या किया, उसका शासन को उखाड़ कर फेंक दिया, यानी उसको हटा दिया, जिसके चलते क्या हुआ, अक्टूबर की क्रांति नेतृत्व बोल्शेविक ने किया था। जब अंतरिम सरकार देश में स्थिति को नियंत्रण करने में विफल रही थी, तब यह क्रांति हुई थी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब फिर समझाते हैं। यानी अक्टूबर क्रांति कहने का मतलब, जब रूस में गृह युद्ध हो रहा था ना, गृह युद्ध के समय में क्या हो रहा था, उस समय का शासक कौन था? वहाँ का राजा कौन था? रोमानोव था, ठीक है, रोमानोव था। रोमानोव क्या करता था, वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे ना, वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे उस सब पर शोषण करता था। क्या करता था? शोषण करता था, जिसके चलते इस शोषण को रोकने के लिए लेनिन ने उस पर क्या कर दिया? आक्रमण किया। आक्रमण करके उसको क्या कर दिया? रोमानोव को हरा दिया। उसको हरा करके, और ये उस दिन अक्टूबर था, उस समय का महीना क्या था? अक्टूबर था, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति करते हैं। अब बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और उस समय जब सरकार जो थी, रोमानोव की सरकार जो थी, वो सरकार लेनिन के पावर को क्या कह सकते हैं, के पावर के आगे टिक नहीं सकी, है ना, लेनिन के पावर के आगे टिक नहीं सकी वहाँ की सरकार, और उसमें क्या हुआ? विफल रह गए। तब ये क्रांति चालू हुई। उस दिन क्या था? अक्टूबर का समय था। कोई दिक्कत? आप समझ में आ रहा है ना? अब बोल रहा कि रूसी क्रांति के होने के कारण और वर्णन करे, किन्हीं 5 कारणों को लिखे। ऐसा एग्जाम में आएगा कि रूस का क्रांति क्यों हुआ, कारण बताइए। एग्जाम आएगा कि रूस की क्रांति क्यों हुआ। तो रूस के क्रांति का कई कारण है। पहला कारण कि जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। वहाँ जार की सेना थी, है ना, जार के लोग क्या करते थे? बेफजूल का उस पर के गोलियों बरसा देते थे, बेफिजूल का मारपीट करते थे, है ना, बेफिजूल का मतलब कई काम करते थे। और वहाँ का जो शासन था, क्या हुआ था? जार का शासन अफसरशाही था। क्या था? अफसरशाही था, जो जनताओं के समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा था। पहला कारण कि रूस में क्रांति होने का पहला कारण क्या था? वहाँ का जार का जो निरंकुश शासक था, जार का जो सेना था, जार का जो राजा था। जार का मतलब क्या होता है? सम्राट होता है, राजा होता है। यानी वहाँ का जो राजा था, रूस का जो राजा था, वहाँ के जनताओं को समस्या का समाधान नहीं कर पाता था। समस्या का मतलब कोई भी समस्या देता था कि हाँ राजा साहब, मेरे यहाँ क्या कहता है कि टूटी में पानी नहीं आ रहा है, इस पानी का समाधान कीजिए, तो बोल देता था, ध्यान व्यान नहीं देता था छोटे लोगों को। तो जिसके चलते जनता सब क्या हो गया? आक्रोश में आई, परेशानी आएगा ना। मान लो एक दिन जाएगा, या किसी के यहाँ वाटे सदस्य के यहाँ जाएगा, एक दिन जाएगा, वहाँ पर क्या कहेगा कि मेरा टूटी खराब हो गया, बुलवा करके ठीक करवा दीजिए। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, तो मने मन क्या सोचेगा? अगला आवेर वारसद बने देन तब ना, अगला वोट आवेदन तब बतेबो, मने मन होगा। तो उसके करते क्या होगा? वोट के समय क्या होगा? क्रांति लाएगा। बबलू अकेला रहेगा, बबलू इसके सौरभ के कान में फूकेगा, उसको वोट मत देना, दीटेगा तो रो देबो। सौरभ को खुश, उधर से इसके बगल में रहोगा, राहुला होगा, ये होगा, तो बबलू का वोट काट लिया, क्रांति ला दिया।
क्रांति लाने के करते ज़्यादा वोट काटने का क्या हुआ, वोट से दूसरा जीत जाता है। उसी के कारण क्या हुआ, मतलब उसकी मांगों को पूरी नहीं किया, है ना। वहाँ का जो राजा था, रूस का जो राजा था, वहाँ की जनता की मांग को पूरी नहीं किया, जिसके चलते क्या हो गया कि उसको क्या हुआ, रूस में क्रांति हुआ। रूस में क्या हुआ, क्रांति। पहला कारण क्या बोलोगे, रूस में पहला कारण क्या था, वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो शासक था, जनताओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता था, है ना, जिसके कारण रूस में क्रांति आई, एक कारण। दूसरा कारण क्या था, आ रहा समझ में। दूसरा कारण था कि मजदूर की स्थिति दयनीय थी। दयनीय का मतलब बड़ी परेशानी, बड़ी गंभीर। दयनीय का मतलब गरीबी, ठीक है। वहाँ के मजदूर जो थे बड़ी उसकी स्थिति दयनीय थी, यानी कहने का मतलब जार के शासन, यानी जार के शासन। जब उस समय किसका शासन था, रूस में जार का शासन था। और वहाँ के मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, कोई मतलब वहाँ के मजदूर को अगर राजनीतिक में उतरना था या वार्ड सदस्य बनना है या मुखिया बनना है, कोई अधिकार नहीं। कहा था कि तुम मजदूर हो, मजदूरी करो, है ना, हल जोतते हो तो हले जोतो, वार्ड सदस्य बनने की कोशिश मत करो, मुखिया बनने का कोशिश मत करो। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ का जो शासन करने वाला जो वो था, कौन, वहाँ का राजा, कहाँ का राजा, रूस का राजा था, कि वहाँ पर उन लोगों को, जनता को कहता था तुम सब कोई वोट में नहीं उठ सकता है, ठीक है, हम रहेंगे, हम ही को देना है वोट। तो कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, जिससे क्या हुआ, अब मान लो कि तुमको वोट मन में है कि वोट उठना है, अब तुम क्या हो जाएगा, उस मजदूर सर के शासन प्रति संतोष नहीं था, संतोष नहीं रहेगा। तुम्हारा अगर काम वार्ड सदस्य नहीं करेगा तो संतोष होगा, और संतोषजनक रहेगा, संतोषी नहीं होगा तो अगला बार क्या करेगा, कोई बात नहीं, जो बदला ले वो। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, जब वर्ष 1917 रूस क्रांति के मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था के प्रथम सेक्टर से, जब रूस 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी, तो उस समय के वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए थे। क्या थे, पिछड़े का मतलब वह गरीबी से पिछड़ा हो, और सबसे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा व्यापार, है ना, कई चीज़ों से पिछड़े होते थे। एवं मुख्यतः श्रम का मतलब क्या हुआ, श्रम का मतलब क्या हुआ, मेहनत। मुँह बंद करो। श्रम के द्वारा क्या हुआ कि उत्पादों का निर्माण करते या इसमें योगदान देते। उस समय जो प्रथम सेक्टर से यह पता लगा कि उस समय के जो मजदूर होते थे, मेहनती होते थे, उत्पादों का निर्माण करते थे और इसमें योगदान देते थे, और जिसके चलते रूस का जो क्या, कौन, सम्राट, है ना, रूस का सम्राट था, इन सब में ताल भांज नहीं देता था, जो करता था, आता था मारपीट करके अनाज तनाज ले जा, ये भी अंग्रेजों की तरह व्यवहार करता था। इसी के चलते जनता परेशान हो गई, और रूस में क्या कर दिया, क्रांति ला दिया। रूस में क्या कर दिया, क्रांति का मतलब वो लड़ाई छेड़ दिया, अपना हक के लिए लड़ाई छिड़ा, इसलिए रूस, यही कारण हुआ। क्या कारण हुआ, पहला क्या कारण बोलोगे, रूस में क्रांति आने का पहला क्या कारण था कि वहाँ का जो राजा था, है ना, जनताओं का समस्या का समाधान नहीं करता था, जिसके चलते रूस में क्रांति आई, लड़ाई हुई। दूसरा कारण क्या हुआ, वहाँ के मजदूर जो थे, मजदूर को क्या किया कि तुमको कोई राजनीतिक में आने का हक नहीं है, मना कर दिया, असंतोष हो गया, संतोष नहीं हुआ, दूसरा कारण, तब लड़ाई हो गया। तीसरा कारण क्या था कि वहाँ पर जब पिछड़े लोग थे, कौन लोग, पिछड़े लोग जो थे, अर्थव्यवस्था के प्रथम सेक्टर में आते थे, उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता था, जो खेती किया जाता था, उसको मारपीट करके क्या करता था, जबरदस्ती पर शोषण करता था। यही कारण, तीन कारण, क्या कारण, तीन कारण के चलते, कई कारण हो सकते हैं, तीन कारणों के चलते क्या हुआ, रूस में क्रांति हुई। कोई परेशानी, ठीक है। अब आता है कि रासायनिक हथियारों, नापाम एजेंट ऑरेंज का वर्णन, यानी रासायनिक हथियारों और नापाम एवं ऑरेंज का वर्णन। अर्थात कि उस समय क्या होता है कि जब लड़ाई होती थी तो रासायनिक हथियार फेंके जाते थे, बम फेंके जाते थे, तो इसके बारे में बताना है। तो नपाम एक बम है, क्या है, बम में नपाम नामक एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, जो कार्बन जैसे देखा हो ना, जैसे बम देखते हो, बम को फोड़ते हो तो क्या होता है, कैसा निकलता है, कार्बन टाइप का निकलता है ना, काला काला। तो जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है, यानी नपाम एक ऐसा बम है, उसमें कार्बन का यौगिक होता है, केमिस्ट्री पढ़े हो, कार्बन का यौगिक होता है,
जिसके चलते क्या हुआ, मिल करके एक गैसोलीन गैस, कौन गैस, गैसोलीन नामक एक पदार्थ रहता है, मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है। ये एक ऐसा बम था, फटने के बाद क्या होता था, फट जाता था, और ये बम फटने के बाद क्या होता है, त्वचा में चिपक जाता था और जलता रहता था। ये ऐसा बम था, अगर शरीर में चिपक गया, चमड़ा में चिपक गया तो जलता रहता। इससे विषैली गैस भी निकलती थी, कौन गैस, विषैली, यानी जहर वाला गैस निकलता था। और एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिसे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती हैं। ये एक ऐसा जहर है, अगर पेड़ों के पत्ते पर अगर देते थे, नपाम बम के बारे में जाने, नपाम बम एक ऐसा बम है जो अग्नि की तरह क्या होता है, अग्नि तरह, उसमें गैसोलीन गैस होता है, कार्बन का यौगिक मिला करके गैसोलीन नाम का एक विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे फटने के कारण वह शरीर में चिपक जाता है और पूरा जलन होता है, हरदम जलता ही रहता है। ये हुआ, इसको क्या कहेंगे, नपाम बम। ऑरेंज क्या होता था कि एजेंट ऑरेंज एक जहर है, एक क्या है, जहर है, जिससे पेड़ों की पत्तियां, उस जहर को अगर देते थे ना तो पेड़ों की पत्तियां क्या होती थी, झुलस जाते, झुलस का मतलब क्या हुआ, सिकुड़ जाती थी और पेड़ मर जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध के दौरान किया गया। यही बम और यही जहर जब लड़ाई हो रहा था, किसका लड़ाई, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम का जब लड़ाई हो रहा था, यही लड़ाई में क्या हुआ कि बमों में मिला करके, किसमें, बमों में यह विषैला पदार्थ मिला करके विस्फोट कर दिया, जिसके चलते क्या हुआ, काफी घमासान युद्ध हुआ। आया समझ में। तो अब उसके बाद आता है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन, है ना। हिंद चीन यानी हिंद में जो था, हिंदी चीन वाले वासी जो थे, उसमें फ्रांस का प्रसार का वर्णन किया कि फ्रांस का युद्ध जो हुआ था, हिंद चीन में व्यक्ति गया। ठीक है, चीन में व्यक्ति गया, चीन में क्या गया, व्यक्ति गया, और वहाँ फ्रांस में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताया। क्या बताया, रे मुंह बंद करो। तो उसके बाद क्या, 19वीं सदी के प्रारंभ में अन्नाम और कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों के विरुद्ध उग्र छिड़ गया था, आंदोलन छिड़ गया था। यानी 19वीं शताब्दी, जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी, जैसे 2024 स्टार्ट होती है ना, उसी प्रकार जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही थी तो अन्नाम एक जगह है, और कोचीन जो चीन फ्रांसीसी पादरियों के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया था। अन्नाम और कोचीन के बीच में क्या होता, लड़ाई छिड़ गया था। फ्रांस चीन में बता रहा है, चीन के लोग बता रहे हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस ने सैन्य बल, फ्रांस के लोग क्या था, सेना बल था उसके पास, कौन बल था, सेना बल था। तो 1862 ईस्वी में अन्नान को संधि के लिए बात किया, कहा फ्रांस के लोग क्या कहे कि ठीक है, आप जो है हमसे संधि कर लीजिए, आप मेल मिलाप कर लीजिए। ठीक है, कब, 1862 में अन्नाम के लोग क्या किए कि आप हमसे संधि कर लीजिए, और संधि करके क्या हुआ कि कंबोडिया को हरा देंगे। लड़ेंगे तो कंबोडिया, मतलब अकेला नहीं लड़ सकता था, इसने बोला कि आप मुझे जो है संधि कर लीजिए, यानी मेल कर लीजिए। कौन बोला, फ्रांस बोला, किससे, अन्नाम से, कि हमसे आप संधि के लिए मेल मिलाप कर लीजिए। और ये कंबोडिया भी फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया, जिसके चलते कंबोडिया भी कंबोडिया को हरा लिया। उस समय क्या होता था, उस समय क्या होता था, जिसके पास ज्यादा बल होता था, वो वहाँ का राजा वही होता था। तो उस समय क्या हुआ, कई राजा आए, वो उसको हरा करके वहाँ का राजा बन गया। फिर दूसरा आदमी आया, उसको हरा दिया, वहाँ का राजा वो बन गया। मतलब वहाँ जिसके पास ज्यादा बल होता था, वो एक दूसरे को हराते जाते थे, वहाँ के राजा बनते जाते थे। यही प्रक्रिया यहाँ चक्कर में चलेगा। अभी 500 भी यहाँ लग रहा है, मुँह बंद करो। हम बताएंगे कौन है वो। 1873 ईस्वी में फ्रांस ने तोकिन के कुछ भागों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, 1873 में क्या किया, ऐसे जीतते क्या हुआ, वो दूसरे राजा को आया, उसको हरा दिया फ्रांस। फिर दूसरा राजा वहाँ का बना, उसको दूसरे देश को हरा दिया। जहाँ हराता था वहाँ अपन क्या करता था, अपना राज स्थापित कर दे, ये मेरा राज है, झंडा गाड़ देता था।
है ना। तो ऐसे करते करते तोकिन के कुछ भाग में, तोकिन एक जगह है, देश जगह है, वहाँ पर क्या हुआ, अपना सत्ता स्थापित कर ली। स्थापित करने के बाद फ्रांस क्या हुआ कि क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी भूभाग पर अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। अब डर गया कि अब मान लो कोई राजा आया, एक राजा आया, आराम से उस देश को हरा दिया, वो देश को कब्जा, वहाँ की जनता उसको सपोर्ट में आ गई, फिर वो बली हो गया। फिर वो क्या हुआ, फिर दूसरा देश को लड़ाई किया, उसको भी हरा दिया, तो तिगुना हो गया, जिसके चलते फ्रांस बड़का मजबूत हो गया। और जिसके चलते अगला कोई आदमी उससे डरता था, दोबारा उसके सत्ता पर क्या किया, कोशिश नहीं किया कि इसको हराने का। मान लो कि 4 बेर 5 बेर लड़ाई किया, सब बेर वो जीत जाता था फ्रांस देश, है ना। कौन, फ्रांस देश जीत जाता था, जिसके चलते और दोबारा कोई उस जगह पर उसके भूभाग पर कब्जा नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट बात क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए। क्या हुआ, ऐसे जीतते कहाँ पहुंच गए, चीन पहुंच गए। इस तरह संपूर्ण जितना चीन था, हिंद चीन बन गया। क्या बन गया, हिंद चीन बन गया, और फ्रांसीसी का कायम हो गया। वहाँ पर क्या हुआ, फ्रांसीसी लोग का कायम हो गया। समझ गए, फ्रांसीसी लोग आ गया समझ में। जब क्या हुआ कि वहाँ का सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रांस में अन्नाम नाम का एक व्यक्ति था, है ना, अन्नाम देश था। वो क्या किया कि फ्रांस, वो सोचा कि अन्नाम आदमी क्या था, वो सोचा कि हम फ्रांस को साथ ले लेंगे ना, फ्रांस को साथ ले लेंगे ना, तो हम कई देश जीत जाएंगे। पर तो ये फ्रांस बड़ी खचड़ा था। क्या था, खचड़ा कहने का मतलब फ्रांस सोचा कि हम अन्नाम को ही हरा देते हैं। अन्नाम को हराया, अन्नाम पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अन्नाम को कब्जा करते 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 क्या हुआ कि तोकिन वाला जगह था, कौन जगह, तोकिन नाम का एक जगह था, वहाँ के भर भी कब्जा कर लिया। ऐसे कब्जा करते करते कहाँ चला गया, चीन देश चला गया, चीन पर भी कब्जा कर लिया। अब इतना शक्तिशाली, इतना पावर हो गया, और उसके बाद कोई देश उससे लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता था। और ऐसे करते वो चीन तक वो क्या कर दिया, अपना देश कायम कर लिया, ठीक है। यही तुम्हारा क्या था, हिंद चीन में के बारे में बताया गया था। हिंद चीन में जो भारतीय लोग कैसे, फ्रांस के लोग कैसे कब्जा किए। अरे अब बता कि हो ची मिन क्या है, हो ची मिन क्या है। हो ची मिन एक भूल भुलैया मार्ग है। हो ची मिन में क्या है, एक भूल भुलैया मार्ग है। इस बात की गवाह के वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लाया। लोहा लाया का मतलब क्या हो, लोहा मानना क्या हुआ, लड़ाई जंग छेड़ना, क्या करना कि हो ची मिन एक प्रकार के भूल भुलैया मार्ग है, भूल भुलैया वाला रास्ता है ना। इस बात की गवाह कौन दे रहा था कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध जिस समय लड़ाई किया था, वियतनाम और अमेरिका के बीच जब लड़ाई हुई थी, उस समय लड़ाई के टाइम में जब लड़ाई करने जाते थे, कई भूल भुलैया वाले रास्तों से टपना पड़ता था, है ना। इसलिए यही बोला कि अमेरिका के व्यक्ति ने बोला कि हो चीन में एक भूल भुलैया रास्ता है। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे हैं, है ना। इस जैसे ये रास्ता पर जाते हैं, ऐसे ऐसे भूल भुलैया रास्ता है ना। जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे, और वहाँ पर सैनिक तैनात है। क्या है, सैनिक तैनात है। और अस्पताल भी बने हुए थे वहाँ पर, क्या बने थे, अस्पताल भी बने हुए थे। कुछ इलाकों को छोड़ करके ज़्यादातर मार्ग औरत मर्द कूली का काम करती थी, है ना। कौन, औरत भी और मर्द भी कूली का काम करती थी। इसी मार्ग का ज़्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। और ये रास्ता क्या कहाँ पड़ता था, लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। तो क्या दोगे, हो ची मिन क्या है, हो ची मार्ग एक भूलभुलैया रास्ता है। ये कैसे, किसने बताया, जब अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई हो रही थी, तो उस लड़ाई में जब अमेरिका वाला देश वाला आदमी जा रहा था, तो बोला कि ये रास्ता जो बड़ी भूलभुलैया है, और क्या है, वहाँ पर जो कई जो भूलभुलैया रास्ता के बीचों बीच क्या है, वहाँ कई गड्ढे पाए गए। उस गड्ढों में क्या होता था कि कई सैनिक तैनात रहते थे, और वहाँ पर क्या होते थे, ज़्यादातर औरत और मर्द, कौन, मुँह बंद करो, ज़्यादातर औरत और मर्द क्या करते थे, कूली का काम करते थे। कूली देखे हो ना, ज़्यादातर औरत कूली का काम करते थे। और यह जगह कहाँ पड़ता था, लाओस और कंबोडिया पर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हल्ला मत करो। आज 13 क्वेश्चन रहने दो, है ना।
उसके बाद आता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, विस्तारित रूप में लिखिए। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, विस्तारित रूप में लिखिए। यानी दांडी जो यात्रा चलाया था किन के द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी। यानी गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर, जो कहाँ पड़ता है, दांडी के तटीय शहर तक। अरब साबरमती का आश्रम अरब सागर कहाँ पड़ता है, दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ, यानी 78 लोगों के साथ 241 मील की यात्रा, 241 मील की यात्रा की। किसने, महात्मा गांधी ने और उनके साथ अन्य लोगों ने। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थक, गांधी के साथ जो जितने समर्थक लोग थे, एक ही उद्देश्य रखता था कि समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार की नीति को तोड़ना, उल्लंघन करना, है ना। क्या समझे, गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर अर्थात दांडी तट के शहर तक 78 लोगों के साथ 241 मील की पैदल यात्रा किए। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों के द्वारा जो नमक बनाया गया था, महात्मा गांधी ने समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार का उल्लंघन करना, उसके नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, यही कारण था। ठीक है, आज 13 तक ही रहने दो फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन जो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चलेगा।